पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क थे उन पर आधारित अब तक जितने भी पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम में पूछे गए उन सभी पीवाईक्यूज को हम एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है कि चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म है वो कब हुआ है, 10 फरवरी 1775 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 दिसंबर 1834 को। अगला, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। बोला गया है आइडेंटिफाई एलिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड वाटरम फादर। मतलब क्या हुआ कि जो चार्ल्स लैम्ब का एक पर्सनल एसे था जिसका नाम था ड्रीम चिल्ड्रन, उस ड्रीम चिल्ड्रन में आपको क्या करना है, एलिस की पहचान करना है। फिर नीचे एक सेंटेंस लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया है कि एलिस के बच्चे बार्ट्रम को पिता कहते हैं। एलिस के बच्चे बार्ट्रम को पिता कहते हैं, तो इसका मतलब ये प्रेमी और प्रेमिका रहे होंगे, है ना। तभी तो एलिस से जो बच्चे होंगे बार्ट्रम को क्या कहेंगे, पिता कहेंगे। खैर, हम लोग चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है, तो कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्ल्स लैम्ब्स बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, whom he could not marry, चार्ल्स लैम्ब की प्रेमिका जिससे वह शादी नहीं कर सके। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया होगा कि एलिस जो कैरेक्टर यूज किया गया है हमारा ड्रीम चिल्ड्रन में, तो उसमें एलिस कौन है। तो एलिस चार्ल्स लैम्ब की क्या है, प्रेमिका है जिससे वह शादी नहीं कर सका। चार्ल्स लैम्ब क्या थे, एक इंग्लिश एसिस्ट थे, पोएट थे और एंटीक्वेरियन थे। मतलब एक अंग्रेजी निबंधकार, कवि और पुरातन पंथी थे। एंटीक्वेरियन क्या होता है, पुरातन पंथी को बोला जाता है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, इनकी पहचान ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए, किसके लिए, एसेस ऑफ इलिया के लिए। और इन्होंने कुछ चिल्ड्रन बुक्स लिखी थी, फॉर द चिल्ड्रंस बुक, उसके लिए भी, जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये भी इनकी बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुई। इसके बाद डे ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी इनकी बहुत फेमस हुई है। तो ये जो कुछ वर्क थे जो इनके बहुत ज्यादा फेमस हुए, निश्चित रूप से एक सपने का एलिमेंट इसमें, जैसे डे ड्रीमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इसमें मिलता है। अब वो ये भी कहते हैं कि जैसा कि पहले ही बताया गया है कि रेवरी शब्द दिन में सपने देखने को बताता है, जबकि ड्रीम चिल्ड्रन दिन में सपने देखने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जरा समझ लीजिए क्या बोला गया है। वेयर इन का मतलब होता है कहाँ, बाज लैम्प्स ऐसे, लैम्प के जो निबंध लिखते थे वो सबसे पहले सीरियल के फॉर्म में कहाँ पब्लिश होते थे, तो लंदन मैगजीन में। लंदन मैगजीन का ऑप्शन कहाँ पर है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम इसको डिटेल कर देते हैं, क्या बोला गया है। London magazine Lamb's A. Seber first published the London magazine is the title of 6 different publications that have appeared in succession since 1732। बोला गया है लंदन मैगजीन में लैम्ब के निबंध सबसे पहले पब्लिश हुए थे। द लंदन मैगजीन 1732 में, 1700, देखो यहां से जरा समझिएगा, 1732 से लगातार 6 अलग अलग पब्लिकेशन का टाइटल है, जिसमें 6 जैसे आर्ट, लिटरेचर और अलग अलग टॉपिक पर फोकस करते हैं। चार्ल्स लैम्ब एक इंग्लिश निबंधकार, कवि और पुराने समय के बहुत जानकार थे, जो अपने एसेज ऑफ एलिया और बच्चों की किताब यानी कि एक थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बच्चों पर आधारित बुक थी, इसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। और ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर थी, जिन्होंने अपनी बहन इनकी थी जिनका नाम था मैरी लैम्ब, उनके साथ मिलकर के इसको कोलाब्रेशन में इसको लिखा था, किसको, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को। तो सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनके कुछ मेजर वर्क हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, जैसे अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, 1798 में आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनको आपको, अगर आप चार्ल्स लैम्ब को पढ़ रहे हो तो ये वर्क आपको जरूर आने चाहिए, इन वर्क्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। इसके बाद एसेज ऑफ इलिया 1823, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833, ठीक है। इसके बाद क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years एगो, पुअर रिलेशन, ये इनके क्या थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थे जिन्हें आपको 101% याद बनाए रखना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, बोला गया है चार्ल्स लैम्ब यूज द pseudonym इलिया फॉर राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडिकल्स। चार्ल्स लैम्ब ने इनमें से कौन सी मैगजीन में लिखने के लिए एलिया शब्द का इस्तेमाल किया,
तो लंदन मैगजीन को लिखने के लिए इन्होंने इलिया शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, एक बार जरा हम इसको डिटेल कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ आ जाए। चार्ल्स लैम्ब यूज दिस pseudonym। अब आपको ये पता लग गया होगा कि चार्ल्स लैम्ब कौन सा पेन नेम यूज करते थे अपने वर्क्स को लिखने के लिए, तो इलिया वर्ड का यूज करते थे। ठीक है, pseudonym Elia for writing in London magazine periodicals. Elia being pen name Lamb used as contributor to the London magazine। अब देखो क्या कहा गया है कि लैम ने लंदन मैगजीन में लिखने के लिए इलिया शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि इलिया पेन नेम होने के कारण लैम ने लंदन मैगजीन में कंट्रीब्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किया इसको। अब लैम ने इसमें से कुछ कलेक्टेड एसेज थे अंडर द टाइटल, जिसमें एक आपका यही हो जाएगा एसेज ऑफ इलिया, जो कि 1823 में पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद में दी एडिनबर्ग रिव्यू की बात कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी चारों पत्रिकाएं, यानी कि यहां से देखो ये, तब आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये चारों पत्रिकाओं के नाम दे रखे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि चारों पत्रिकाओं को यहीं पर थोड़ा डिटेल कर दें। लंदन मैगजीन के बारे में तो बता दिया, एडनबर्ग रिव्यू क्या है, क्वार्टरली रिव्यू क्या है। ठीक है, तो इन सबको हम यहीं पर आपको बता देंगे कि एथेनियम क्या है। सबसे पहला देखो एडनबर्ग रिव्यू की बात करते हैं। तो एडनबर्ग रिव्यू जो थी वो क्या थी, चार अलग अलग इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मैगजीन का टाइटल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वार्टरली रिव्यू की बात कर लेंगे। तो ये क्वार्टरली रिव्यू क्या था, एक लिटरेरी और पॉलिटिकल मैगजीन थी, जिसे 1809 में लंदन पब्लिशिंग हाउस जॉन मैरिक के द्वारा शुरू किया गया। अब हम बात कर लेंगे आखिरी, ठीक है, इसको भी, एथेनियम। एथेनियम कौन सी थी, ये एक ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन थी जो 1828 से 1921 तक लंदन और इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। ठीक है, लंदन इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, ये मान लीजिए। तो अब आपको मुझे लग रहा है बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला फोर्थ नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है, बोला गया है कि ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन एसे रिटन बाय। ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये एक निबंध है। सबसे पहले ये किसका नाम है, एक निबंध का नाम है। इस निबंध को किसने लिखा, तो इस निबंध को लिखने वाले कौन थे, चार्ल्स लैम्ब थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन। अब थोड़ा सा इसको डिटेल कर देते हैं, यहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, चार्ल्स लैम्ब ने लिखा एक निबंध है। लैम्ब अपने निबंध में कहते हैं कि रेस्टोरेशन कॉमेडीज अपने आप में एक दुनिया है, लगभग परियों की दुनिया जितनी है। लैम्ब यहाँ पर दो राइटर्स का नाम लेते हैं, एक बायचार्ली का नाम लेते हैं और दूसरा विलियम कॉनग्रीव का नाम लेते हैं। तो लैम्ब कहते हैं कि बायचार्ली और विलियम कॉनग्रीव के नाटकों के अपने आनंद को अपने समकालीन की नापसंद नैतिकता के साथ मिलाने के लिए उत्सुक थे। तो इस चीज को उन्होंने बोला है। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट। स्पेंसर को कवियों का कवि किसने कहा, तो किसने कहा, चार्ल्स लैम्ब ने। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। स्पेंसर ने चार्ल्स लैम्ब को कवियों का कवि कहा, यानी कि पोइट्स पोइट कहा। जैसे और जॉन मिल्टन, विलियम ब्लैक, यहाँ पे कुछ और नाम भी दे रखे हैं, विलियम बर्ड्सवर्थ, जॉन कीट, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और अन्य लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक्स टू बी रीड रादर देन एज प्लेज टू बी एक्टेड। मतलब ये हुआ कि ऐसे नाटक जैसे मंच पर अभिनय यानी कि परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए लिखा जाता है, यानी कि वह नाटक जो स्टेज पर प्रस्तुत करने के बजाय रीडिंग के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो ऐसा कमेंट करने वाले कौन थे, चार्ल्स लैम्ब थे, जिन्होंने कमेंट किया था विलियम शेक्सपियर के नाटकों के ऊपर इस तरीके से। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है चार्ल्स लैम्ब रिगार्डेड शेक्सपियर, वही बात बोली गई है कि चार्ल्स लैम्ब शेक्सपियर के सबसे महान नाटकों को अभिनय किए जाने वाले नाटकों के बजाय पढ़ी जाने वाली किताबें मानते थे। कौन मानते थे, चार्ल्स लैम्ब। किसके नाटकों को, विलियम शेक्सपियर के महान नाटकों को। ये मानते थे कि इनके जो नाटक हैं वो अभिनय किए जाने वाले नाटकों के बजाय पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूं। चार्ल्स लैम्ब वाज एन इंग्लिश एसेस्ट। चार्ल्स लैम्ब क्या थे, एक
अंग्रेजी निबंधकार हैं, पोइट कवि हैं, एंटीक्वेरियन है। एंटीक्वेरियन हम बता ही चुके हैं, पुरातन पंथी बोलते हैं। नोन फॉर हेज एसेज ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक चिल्ड्रन बुक है जिसका नाम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है। और ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये इन्होंने को आथर यानी कि कोलाब्रेशन में लिखी है। किसके साथ? अपनी बहन मैरी लैम के साथ। इसमें टोटल 20 प्लेज हैं, ध्यान बनाए रखना। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में कितने? 20 प्लेज हैं। 1807 में ये आया है, ठीक है, जिसमें 6 ट्रेजेडी हैं, 14 कॉमेडी हैं। 14 कॉमेडी वो मैरी लैम ने लिखी हैं, 6 ट्रेजेडी वो किसने लिखी थी? आ चार्ल्स लैम ने, ठीक है। तो अब मैंने पूरा डिटेल कर दिया बढ़िया करके। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इनमें से कौन सी रचना चार्ल्स लैम ने नहीं लिखी है? तो सातवें में बताना है आपको। सातवां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा देख लीजिए। वो लगे अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम। इनमें से कौन सी रचना चार्ल्स लैम ने नहीं लिखी है? तो कौन सी नहीं लिखी है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये जो है वो चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया। वैसे तो ये चारों चार्ल्स लैम की हैं। एसे ऑफ इलिया भी चार्ल्स लैम की है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में आई, ये भी चार्ल्स लैम की है। और द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये भी चार्ल्स लैम की है। लेकिन ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये भी चार्ल्स लैम की है, बट ये कोलाब्रेशन में है। इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर के इस वर्क की रचना की थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन जो है एक उपयुक्त तो ऑप्शन इसमें नजर आता है, सुटेबल ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ये कोलाबरेटेड है, मैरी लैम के साथ इन्होंने इसको लिखा है। मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। दी गई सभी रचनाएं चार्ल्स लैम ने लिखी हैं, लेकिन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने लिखी है। ये बात तो हमने बताई थी कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स लैम और मैरी लैम के द्वारा। जिसमें से 20 टोटल कितनी है? 20 कहानियां हैं इसके अंदर, और 14 किसके द्वारा? यानी कि 14 कॉमेडी जो है वो मैरी लैम के द्वारा लिखी गई। और इसके बाद जो 6 हैं ट्रेजेडी, वो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई। और ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ये कब लिखी गई? 1807 में आई है, ठीक है, पब्लिश हुई है। अब अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए इसे डिटेल करना जरूरी था। चलो आगे 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट जो है वो ये भी एक कोलाब्रेशन में लिखा हुआ वर्क है, ध्यान बनाए रखना। और ये किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स लैम और एस टी कॉलरिज, दोनों ने मिलकर के इसको लिखा है, ठीक है। कोलाब्रेशन वर्क है, पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। डिटेल करते हैं हम इसको। ये भी यूपी पीजीटी के 2021 में पूछी जा चुकी है, तो आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? एस टी कॉलरेज और चार्ल्स लैम, यानी कि दोनों ने कोलाब्रेशन में इस वर्क को लिखा है। पोएटिकल एसे है ये, ऑन द कैरेक्टर ऑफ पोप एंड पब्लिश्ड इन 1798। बोला गया है कि ये पोप के कैरेक्टर पर एक पोइटिक एसे है और इसको 1798 में पब्लिश कराया गया, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनवाइडुअस सॉर्ट। देखो मैरिज का मतलब यहाँ पे विवाह है, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार यानी कि केवल एक व्यक्ति का अधिकार, और इनवाइडुअस का मतलब होता है ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला, खटकने वाला, ठीक है। इन पंक्तियों में बेसिकली जो चार्ल्स लैम है वो कहते हैं कि विवाह अपने स्वभाव से ही एक प्रकार का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली है। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वह अपने जीवन साथी पर विशेष और एकमात्र अधिकार स्थापित कर लेता है। लेखक जो स्वयं अविवाहित है, अभी बैचलर है, मजाकिया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं कि यह एकाधिकार बहुत खटकने वाला होता है, क्योंकि विवाह के बाद व्यक्ति अपने मित्रों और परिचितों को पहले जैसा समय और महत्व नहीं दे पाता। अर्थात चार्ल्स लैम का मतलब यह है कि विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे पर विशेष अधिकार रखते हैं, जिससे दूसरों के लिए स्थान कम हो जाता है। क्योंकि ये भी इनकी एक बिलव्ड थी एलिस, है ना, जिन्होंने बाटरम से शादी कर ली थी, ठीक है। तो उसी के सेंस में इन्होंने बोला है अविवाहित व्यक्ति को यह स्थिति कुछ ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न करने वाली लगती है। अब ये तो बेचारे अविवाहित रह गए, तो इनके मन में क्या हो रही थी? जेलसी हो रही थी, यानी कि थोड़ा ईर्ष्या हो रही थी, इसलिए, ठीक है। चलो आगे, फिलहाल ये लाइनें कहां से ली गई आपको ये बताना है, ऊपर का स्टेटमेंट कहां से लिया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ठीक है।
यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिएगा क्या बोला गया है। ये आपको पता ही है कि अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसी में आता है, इसी एसे में। और ये सबसे पहली बार 1823 में चार्ल्स लैम का एक एसेज कलेक्शन आया था जिसका नाम था एसेज ऑफ इलिया, उसमें पब्लिश कराया गया था। इस निबंध में एक मॉक सीरियल और स्यूडो सीरियल टोन है, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में इसको रखा गया है, तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द राइटर, आपको उस राइटर को आइडेंटिफाई करना है हु हैज गिवन एज एन इमेजिनरी नेम ब्रिजेट टू हिज सिस्टर इन वन ऑफ हिज पर्सनल एसेज। उस लेखक को पहचानना है, उस लेखक का नाम बताना है जिसने अपने एक पर्सनल निबंध में ऐसे में अपनी बहन को एक काल्पनिक नाम ब्रिजेट दिया है। तो वो कोई और नहीं, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया। चार्ल्स लैम है जिन्होंने अपने एसेज में अपनी बहन को कजिन ब्रिजेट बोला है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या बोला गया है, चार्ल्स लैम जिन्होंने अपने एक पर्सनल निबंध में अपनी बहन को एक काल्पनिक नाम दिया था ब्रिजेट, ठीक है। चार्ल्स लैम खुद इस कलेक्शन के इलिया हैं, ध्यान बनाए रखना, और उनकी बहन यानी कि खुद का क्या नाम रखा, इलिया रखा, और बहन को कजिन ब्रिजेट बोला। चार्ल्स लैम ने पहली बार इस निबंध में के लिए स्यूडोनेम अपना लिया था, निकनेम कहते हैं जिसको, पेन नेम, ठीक है, एलिया का इस्तेमाल किया था, ध्यान बनाए रखना। तो सबसे पहली बार इन्होंने एलिया शब्द का इस्तेमाल इसी में किया अपने लिए और अपनी बहन के लिए कजिन ब्रिजेट। आगे बोला गया है कि मेन वाज द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड। ये जो देखो, एक एसे ऑफ इलिया आया था, एक लास्ट एसे ऑफ इलिया आया था। तो जो एसे ऑफ इलिया आया था वो 23 में आया था, 1823 में। लेकिन जो लास्ट एसेज ऑफ इलिया आया था वो 1833 में आया था, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एसेज था ये इनका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1833। जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, वही सब चीजें बोली गई हैं जो मैंने आपको अभी बोल करके बताया था, ठीक है। चलो फिर भी लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आया था, 1833 में आया था। इसको किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था इस वर्क को, तो एक पब्लिशर थे, प्रकाशक थे जिनका नाम था एडवर्ड मॉक्सन, ठीक है, उनके द्वारा इसको प्रकाशित कराया गया था। चार्ल्स लैम ने सबसे पहली बार इलिया शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये इलिया शब्द इन्होंने कहां से लिया था, तो एक इटालियन मैन था जो उन्हीं के साथ काम करता था, चार्ल्स लैम के साथ ही काम करता था, उससे ये नाम उन्होंने ले लिया। लैम हिमसेल्फ इज द इलिया, लैम ने अपने खुद का नाम इलिया रखा ऑफ द कलेक्शन। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पेन का सॉरी चार्ल्स लैम का पेन नेम क्या है तो इलिया है, चार्ल्स लैम का स्यूडोनेम क्या है तो इलिया है, तो ध्यान बनाए रखना। और इनकी बहन का पेन नेम क्या था, तो कजिन ब्रिजेट था। कलेक्शन एंड हिज सिस्टर मैरी, और इनकी जो बहन मैरी थी उनको क्या बोला इन्होंने, कजिन ब्रिजेट बोला, ठीक है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड टेबल इन द सेंटेंस लेट अस टेबल। ये एक आपको सेंटेंस दे रखा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया है, ये जो टेबल वर्ड है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये क्या है, एक वर्ब है। कैसे वर्ब है आप जानते हो, देखो हम आपको बताते हैं। लेट ये भी वर्ब है, अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमने कहा कि लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो जब ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो वर्ब होगी, और इसके बाद में ये इनडायरेक्ट यानी निर्जीव कर्म हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, पहले वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव कर्म, इसके बाद फिर वर्ब, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म रखा रहता है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 13 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इज द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अलॉन्ग विद चार्ल्स लैम। बोला गया है कि चार्ल्स लैम जो हैं के साथ में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क था जो कि दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा था, चार्ल्स लैम और उनकी बहन मैरी लैम ने मिलकर के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरी लैम वाला सही हो जाएगा। चार्ल्स लैम के साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के को ऑथर कौन है, तो इसके को ऑथर कौन है, मैरी लैम है। डिटेल देखो क्या लिखा है, वही बात बोली है, ठीक है। इट इज अ चिल्ड्रंस बुक फर्स्ट पब्लिश्ड, और ये सबसे पहली बार कब पब्लिश हुई है, 1807 में। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। मैरी लैम वाज नॉट एक्नॉलेज्ड एज को ऑथर अंटिल द 7th एडिशन। बोला ये भी गया है कि ये बच्चों की एक किताब है, कौन सी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इसके को ऑथर मैरी लैम है, अर्थात दोनों भाई बहनों ने मिलकर के इस किताब को लिखा है।
और ये किताब सबसे पहली बार 1807 में पब्लिश हुई है। ये शेक्सपियर के नाटकों की कहानियों का कलेक्शन है, जिसमें टोटल 20 यानी कि 20 प्लेज का कलेक्शन है। 20 में 14 जो है वो कॉमेडी हैं और 6 ट्रेजेडी हैं। 14 कॉमेडीज को मैरी लैम ने लिखा है और 6 ट्रेजेडीज जो हैं वो चार्ल्स लैम ने लिखी हैं। अब ये शेक्सपियर के नाटकों की कहानियों का कलेक्शन है, तो आप जानते हो। फिर मैरी लैम को यानी कि 7वें एडिशन तक को आथर के तौर पर मान्यता नहीं मिली थी, इसका मतलब बाद में मिली होगी। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं भाई, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो क्या बोला गया है। बोला गया चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू रोमांटिक एज, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 10 फरवरी 1775 को लंदन में हुआ और इनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1834 को हो गई थी। ये एक इंग्लिश ऑथर हैं, क्रिटिक हैं और माइनर पोइट हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज नेम्ड एसे ऑफ इलिया, और इनको एसेस्ट के नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसेज ऑफ इलिया नाम के उनके निबंधों के लिए इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, एसेज ऑफ इलिया इज रिटन बाय, एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। बोला गया है चार्ल्स लैम्ब ने एसे ऑफ इलिया कलेक्शन जो है लिखा था और इसको पब्लिश कब कराया, 1823 में, ठीक है। लैम्ब्स एसे फर्स्ट अपीयर इन लंदन मैगजीन, और ये जो है किस में आया था, लंदन मैगजीन में आया था। 16 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, बोला गया है लैम्ब डिड नॉट mind the laughter of the young chimney sweeper when he fell down on the road because, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैम को एक युवा चिमनी स्वीपर की हंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई जब वह सड़क पर गिर गया। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी भाषा में मैं तुम्हें डिटेल कर देता हूँ, इसको अच्छे से समझ आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। लैम डिड नॉट माइंड, लैम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किए, बिल्कुल माइंड नहीं किया। कब माइंड नहीं किया, द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर। एक बार क्या हुआ कि एक यंग चिमनी स्वीपर था और वो हंस पड़ा। जब वो हंस पड़ा, हंस कब पड़ा, व्हेन ही फेल डाउन ऑन द रोड। एक बार चार्ल्स लैम्ब जो है वो रोड पर चल रहे थे, तो रोड पर चलते चलते ये गिर गए। जब गिर गए तो वहीं पर एक चिमनी स्वीपर था, उसे हंसी आ गई, और उसकी हंसी आई तो इन्हें बिल्कुल भी उसकी हंसी आने पर गुस्सा नहीं आया, यानी कि बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। तो पूछा यह गया है कि उनको गुस्सा क्यों नहीं आया उसकी हंसी पर, तो क्यों नहीं आया, देखो, इट गिव्स द बॉय अ चांस टू लाफ, इसलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि इस घटना ने, कौन सी घटना ने, क्योंकि ये सड़क पर गिर गए, और जब ये सड़क पर, जैसे हम लोग नहीं जा रहे होते हैं आपस में और पास साथ वाला अगर सड़क पे फिसल के गिर जाए तो हंसी आ जाती है, ठीक है, वैसे ही मान लीजिए यहां पर क्या हुआ कि इस घटना ने इस लड़के को हंसने का मौका दिया। चार्ल्स लैम्ब ये मानते थे चलो मेरे गिरने से इसके चेहरे पर हंसी तो आई, तो इस वजह से उन्होंने कोई भी गुस्सा नहीं किया। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 17 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया चार्ल्स लैम्ब इन हिज काइंडली अर्निंग डज नॉट एड्रेस द चिमनी स्वीपर्स बाय वन ऑफ दीज एंडियरमेंट्स। चार्ल्स लैम्ब अपनी काइंडली अर्निंग में चिमनी स्वीपर को इनमें से किसी एक प्यार भरे शब्द से नहीं बुलाते थे। चार्ल्स लैम्ब काइंडली अर्निंग में चिमनी स्वीपर्स को बड़े प्यारे प्यारे नामों से पुकारते थे, जैसे डिम स्पीक्स, ठीक है, पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, ये सब बड़े प्यारे प्यारे नाम थे, लेकिन डेवलिस ब्लॉक्स करके नहीं बुलाते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन, इस नाम से नहीं बुलाते थे बल्कि इन तीनों नाम से बुलाते थे, ठीक है। डिम स्पीक्स, पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, ये सभी थे, बट डेवलिस ब्लॉक्स करके वो कभी नहीं बुलाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 नंबर पे देखो क्या बोला गया है, टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग, इनमें से कौन सी सेंचुरी से चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते थे, तो 19 सेंचुरी से चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते थे। अब जरा डिटेल देख लो क्या बोला गया है इसमें। चार्ल्स लैम्ब एक इंग्लिश एसिस्ट थे, 19 सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। ये अपनी एसे ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं। इनके कुछ और भी फेमस वर्क हैं, जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि 1807 में आया, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस 1808 में आया, एसेज ऑफ इलिया 1823 में आया, द लास्ट एसे ऑफ इलिया 1833 में आया। तो ये इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थे जिनके लिए ये जाने जाते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। 19 नंबर पे कि इनमें से
कौन सा रेफरेंस जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन में नहीं मिलता है? तो ड्रीम चिल्ड्रन में कौन सा रेफरेंस नहीं मिलता है? द चिल्ड्रन इन द वुड ये मिलता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन रेड ब्रेस्ट ये भी मिलता है, 12 सीजर ये भी मिलता है, फेब का नहीं मिलता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। किसका नहीं मिलता है यही पूछा गया, तो फेब का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, कोई भी रेफरेंस नहीं है ड्रीम चिल्ड्रन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, 20 नंबर पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि लैम्स ऐसे आर अ सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट व्हिच इज मिसमैच्ड। लैम्प के ए से एक तरह के फ्रेगमेंटेड ऑटोबायोग्राफी हैं। नीचे दिए गए पेयर्स में से आपको पता करना है कि कौन सा मिसमैच है दोस्त। तो कौन सा मिसमैच है? हम लोग सी पर जाएंगे, बाकी ये सब सही है। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये लैम्प का पुराना स्कूल था, ये बात सत्य है, ठीक है। ब्लैक स्मूर, ये ब्लैक स्मूर जो है वो लैम्प के बचपन का, ये भी बिल्कुल मैच है, ठीक है। ओल्ड वेंचर ऑफ लॉबेल ये नहीं सही है, ठीक है। या लॉबेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्स ब्रदर के लिए नहीं, लॉबेल जो शब्द यूज किया था इन्होंने अपने पिता के लिए यूज किया था, ठीक है। ओल्ड चाइना मैरी लैम ये भी ठीक है। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ये इसी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहां से देख लो, हम यहां पर समझा देते हैं अच्छे से। मिसमैच पेयर कौन सा है? ओल्ड वेंचर, लॉबेल ऑफ ओल्ड वेंचर, ये मिसमैच है, ठीक है। सही क्या होगा? द ओल्ड वेंचर ऑफ द इनर टेम्पल करके, ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम। इनमें से कौन सी किताब चार्ल्स लैम ने लिखी है? तो कौन सा? चार ऑप्शन है, ठीक है। चार्ल्स लैम के द्वारा कौन सी है? रोजामंड ग्रे, वह जो है वो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई 1798 में। यहाँ से देखो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। रोजामंड ग्रे जो है वो 1798 में ली एंड हॉस्ट ने चार्ल्स लैम की ये जो अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट टाइटल के तहत पब्लिश किया था। अब ये भी एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि रोजामंड ग्रे, एक तो वर्क ये हो गया अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे और दूसरा ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट, ये दोनों ही वर्क किसके हैं? चार्ल्स लैम के हैं, लेकिन पब्लिश किसके द्वारा कराए गए थे? ली एंड हॉस्ट के द्वारा, ठीक है, 1798 में। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। बोला गया है कि विच इंग्लिश कंपोजर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी गॉट इंस्पायर्ड बाय द एसे, और कौन सा एसे है हमारा? ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम एंड प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिकल फॉर इट। 20th सेंचुरी की शुरुआत में किस इंग्लिश कंपोजर ने चार्ल्स लैम के एसे ड्रीम चिल्ड्रन से इंस्पायर होकर इसके लिए एक म्यूजिकल बनाया, और वो कौन था? सर एडवर्ड एगलर, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सर एडगर एडवर्ड एगलर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 23 नंबर का। 23 नंबर पे पूछा गया है हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, ठीक है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स लैम को बोला जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, ये आपको कमेंट बॉक्स करना है कि फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम हो गए। अब देखो जरा इसको हम डिटेल कर देते हैं, समझिएगा। चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहा जाता है। पुराने समय के ये बहुत ज्यादा जानकार थे, जो अपनी एसे ऑफ इलिया और एक बच्चों की किताब थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, बहुत फेमस थे इसके लिए ये। लैम इंग्लैंड में एक बड़े साहित्यिक ग्रुप के सेंटर में थे। उनके निबंध इंग्लिश गद्य में सबसे अच्छे हैं। उन्होंने गद्य में रोमांटिसिज्म के सबसे अच्छे गुण लेकर के आए थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट बोला गया, क्योंकि इन्होंने रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज को डेवलप करा था प्रोज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन, एसे ऑफ इलिया आर। एसे ऑफ इलिया क्या है? तो ये एक पर्सनल इंप्रेशन इसमें दिखता है, पर्सनल ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, पर्सनल इंप्रेशन, ठीक है। जरा इसको डिटेल कर देते हैं। बोला गया है जो एसे ऑफ इलिया है इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, ये निबंधों का एक कलेक्शन है, संग्रह है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया। सबसे पहली बार इसको बुक फॉर्म में, बुक के रूप में 1823 में पब्लिश कराया गया था। और इसका जब सेकेंड वॉल्यूम आया था जिसका नाम था द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, जिसको पब्लिश कराया था 1833 में। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है। एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन, एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ है? तो 1823 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। कब पब्लिश हुआ? 1823 में। वही बात है जो हम अभी बता चुके हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया व्हाट वाज चार्ल्स लैम कनेक्शन विद इंडिया। ये जो चार्ल्स लैम थे इनका इंडिया से क्या कनेक्शन है, भारत से क्या कनेक्शन है? तो इनका कुछ कनेक्शन ज्यादा नहीं, बल्कि एक जगह थी साउथ सी हाउस में, ये क्लर्क थे जो भारत में
ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनियों के लिए पेटेंट और डॉक्यूमेंट तैयार करता था, उसमें ये काम करते थे, इसलिए इनका संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, क्या कहता है डी ऑप्शन? ही वाज अ क्लर्क इन साउथ सी हाउस। हमने क्या बताया? ये साउथ सी हाउस में क्लर्क थे जो प्रिपेयर करती थी पेटेंट्स को और डॉक्यूमेंट्स को फॉर द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज के लिए इन इंडिया, भारत में। तो समझ में आ गया कि बस कहाँ साउथ सी हाउस में, क्या बोल रहा हूँ, साउथ सी हाउस में क्लर्क थे जो भारत में ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनियों के लिए क्या, दो चीजों, पेटेंट बनाने और डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम करते थे। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं क्या बोला गया, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तभी बोलूंगा, नहीं तो तेजी से बता दूंगा। चार्ल्स लैंग साउथ सी हाउस में क्लर्क थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में 33 साल नौकरी करने से पहले जो भारत में ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी के लिए पेटेंट और डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम करते थे। वही बातें हैं जो मैं बता चुका हूं, तो आगे बढ़ो। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स लैंग इन हिज एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स कंपेयर्स देम ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग राउंड्स टू। चार्ल्स लैंग ने अपने निबंध इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में उनकी सुबह के राउंड की तुलना किससे की है? तो किससे की है? मैटिन लार्क से की है। ठीक है, मैटिन लार्क, ध्यान बनाए रखना। अब हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ देते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। चार्ल्स लैंग ने अपना निबंध था इनका जिसका नाम था इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में उनकी सुबह के राउंड की तुलना जो है वो मैटिन लार्क से की है। मैटिन लार्क, ध्यान बनाए रखना ये वर्ड। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड बाय लैम टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर्स। चिमनी स्वीपर के बारे में बताने के लिए लैम ने इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं किया? तो कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं किया? सेबल स्वीपर वाला। क्लर्जी इम्स इस्तेमाल किया है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनोसेंट ब्लैकनेस इस्तेमाल किया है मेरे भाई। ठीक है, डिम स्पेक्स ये भी इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सेबल स्वीपर वह शब्द है जिसका इस्तेमाल लैम ने चिमनी स्वीपर के बारे में बताने के लिए नहीं किया। ठीक है, अब जरा इसके डिटेल को देख लो, क्या बोला गया है, वही बातें बोली गई हैं। द चिमनी स्वीपर में बोलने वाला बताता है कि उसकी मां की मौत के बाद उसके पिता ने उसे चिमनी स्वीपर के तौर पर भेज दिया था जब जब वह इतना छोटा था कि वह मुश्किल से ही स्वीप शब्द बोल पाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बोला गया है हु इज द फॉलोइंग डिड द क्रिटिक ह्यू वॉकर कॉल द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। अब यहाँ पर एक चीज तुम्हें सीखने लायक बनी कि माफ करना, चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट बोला जाता है, द प्रिंस ऑफ अमंग इंग्लिश एसिस्ट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? आप कहोगे हाँ बोला जाता है। तो ऐसा कमेंट करने वाला कौन था? ह्यू वॉकर। तो यही चीज आपको सीखना है कि ऐसे व्यक्ति कौन थे, ऐसे कौन आलोचक थे, कौन क्रिटिक थे, तो वो ह्यू वॉकर थे जिन्होंने चार्ल्स लैम को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट बोला। ठीक है, द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट, चार्ल्स लैम को। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ह्यू वॉकर। किसके द्वारा बोला गया? ह्यू वॉकर के द्वारा। 30 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है व्हाट लेसन डू यू डू द यंग चिमनी स्वीपर गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम। लैम के अनुसार छोटे चिमनी स्वीपर हमें क्या सबक देते हैं? तो वो हमें पेशेंस का सबक देते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इन लैम्स द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो कि 1823 में द यंग चिमनी स्वीपर गिव अस द लेसन ऑफ पेशेंस, तो समझ में आ गया होगा। अगला 31 नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है। 31 नंबर पे बोला गया है लैम के निबंध इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में चिमनी स्वीपर्स के लिए सालाना दावत ने रखी थी, एनुअल फीस्ट रखा गया था। अब वो एनुअल फीस्ट किसके लिए रखी गई थी? चिमनी स्वीपर्स के लिए अरेंज की थी। किसके द्वारा अरेंज की गई थी आपको ये बताना है, तो जेम वाइट के द्वारा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। आंसर देखो क्या है, आंसर में बताया गया है कि लैम की इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में चिमनी स्वीपर्स के लिए एक एनुअल फीस्ट का इंतजाम किया गया था। वो दावत किसके द्वारा की गई थी? तो जेम वाइट के द्वारा रखी गई थी वो दावत। जेम वाइट ने कहा सभी चिमनी स्वीपर आओ और आज हमारे यहाँ दावत है, मजे करना। चिमनी स्वीपर रेफर्ड टू बाई चार्ल्स लैम आर। 32 नंबर पे बोला गया है कि चार्ल्स लैम ने जिन चिमनी स्वीपर्स का जिक्र किया है वे हैं, वे क्या हैं? छोटे चिमनी स्वीपर्स हैं, यानी कि लिटिल चिमनी स्वीपर्स कह सकते हो। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लो, क्या बोला गया है। चार्ल्स लैम ने द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जो कि 1823 में आई है, एसेस ऑफ इलिया में चिमनी स्वीपर्स के नाजुक नौसिखिया बताया गया है। क्या बोला गया है? नाजुक नौसिखिया, टेंडर नॉब्सिस। नॉब्सिस नौसिखिया ही होते हैं। ठीक है, जो आकर्षक नहीं बल्कि लाचार और दयनीय थे,
उनके कालिक लगे चेहरे और गालों से पूरी तरह से मिटने वाले कपड़े नहीं थे। यानी कि जो कालिक लगे चेहरे और गालों पर जो कालिक लगी थी वो पूरी तरीके से मिटने वाले जो हैं, मिटने वाली वो कालिक नहीं थी, ऐसे कपड़े नहीं थे साफ सुथरे। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेस्ट। वही बात आ गई फिर से, ठीक है, निबंध लिखने वालों में प्रिंस किसे कहा जाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। प्रिंस की जगह पर अगर फादर आ जाए तो क्या हो जाएंगे आपको, और इन चारों में से ही हैं, ठीक है, ये भी मैं हिंट कर देता हूं, बस आपको कमेंट करना है। फादर अमंग इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है और प्रिंस अमंग इंग्लिश एसिस्ट किसको बोला जाता है, दोनों अलग अलग। यहाँ पर अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात कर लेते हैं तो बोला गया चार्ल्स लैम्ब ने निबंध लिखने वालों में इसको क्या बोला गया है, प्रिंस बोला गया है। वह अपने पर्सनल निबंधों के लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, जिसमें पर्सनल टोन, नॉस्टैल्जिक और रेवलिंग ये सब दिखाई देता है। उनका स्टाइल रोमांटिक, सेंसिबिलिटी और पर्सनल पसंद नापसंद ये सब उसमें दिखता है, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 34 नंबर पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा एसे जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो चार ऑप्शन है, आप स्टडी जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, सर फ्रांसिस बैकन के द्वारा इसको लिखा गया है। हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। हमने क्या बताया कि चार्ल्स लैम्ब क्या थे, एक इंग्लिश एसेस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे, और ये एसे ऑफ इलिया के लिए जाना जाते थे। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर और एडवेंचर ऑफ यूलिसिस ये तीनों इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है, इसीलिए इनको जाना जाता है। लेकिन जो ऑफ स्टडी एसे है वो किसके द्वारा, फ्रांसिस बैकन के द्वारा इसको लिखा गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 35 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज चार्ल्स लैम्ब्स वेरी गुड फ्रेंड। इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब का बहुत अच्छा दोस्त था, तो चार्ल्स लैम्ब का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो एस टी कॉलरेज थे, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरेज, ये इनके सबसे अच्छे दोस्त थे, यानी कि लैम्ब कॉलरेज की जिंदगी भर के दोस्त थे और बर्ड्सवर्थ के काव्य सिद्धांत के जो विलियम बर्ड्सवर्थ थे उनके काव्य सिद्धांत के प्रशंसक और समर्थक थे। कौन, लैम्ब। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स एसे फर्स्ट टाइम अपीयर। लैम्ब के निबंध जो है पहली बार किस मैगजीन में छपे थे, तो लंदन मैगजीन में सबसे पहली बार इनके इसे छपा करते थे, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देख लो। बोला गया है कि लंदन मैगजीन जो है थर्ड पीरियड इंक्लूडेड लैम्ब्स क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमरस एसेज कलेक्शन द एसे ऑफ इलिया जो कि 1823 में आया था, और इनका एक दूसरा आया था लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो कि 1833 में आया था। ये इनके बहुत फेमस एसेज थे, ठीक है, पब्लिश्ड 10 ईयर लेटर। और इन दोनों, पहले वाला जो निबंधों का कलेक्शन था और दूसरा वाला जो कलेक्शन था, इन दोनों के पब्लिश कराने में 10 सालों का अंतर था, 10 ईयर, ठीक है। द एसे बिगिन इन 1820 विद इन अपीयरेंस ऑफ न्यू लंदन मैगजीन्स। ये निबंध 1820 में नई लंदन मैगजीन के आने के साथ ही दिखाई देने लगे थे। अगला क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, आप सोचोगे यार इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहा जाता है तो एसिस्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं। पूछा ये गया है, बड़ा ध्यान रखना, कहीं पर नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी करियर की जो शुरुआत की थी वो एज अ पोइट की थी, एक कवि के रूप में की थी, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत जो है एक कवि के तौर पर की। लैम्ब की पहली किताब 1796 में जोसेफ कॉटल द्वारा पब्लिश की गई थी और उसका नाम था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, बोला गया है इन द टाइटल द एसेज ऑफ इलिया द नेम ऑफ इलिया स्टैंड फॉर। देखो द एसेज ऑफ इलिया टाइटल में इलिया नाम का क्या मतलब है, तो ये इलिया जो है वो किसका नाम था, विलियम स्कॉट का। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा आप यहां से इसको डिटेल करोगे आपको समझ आएगा। ये जो विलियम स्कॉट थे, इलिया साउथ सी हाउस में एक इटालियन क्लर्क का नाम था, ठीक है, लैम्ब ने इसे अपना पेन नेम बना लिया। विलियम स्कॉट का जो है ये क्या था, उनका साउथ सी हाउस में काम करते थे एक इटालियन क्लर्क के साथ में, ठीक है, तो उसका ये नाम था, लेकिन इन्होंने उसी के नाम से जो है अपने वर्क को लिखना शुरू कर दिया और अपना पेन नेम बना लिया, स्यूडोनिम बना लिया, ठीक है। 39 नंबर पे अगर हम बात करें तो बोला गया है हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। देखो खाली यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, और शायद यूलिसिस करके एक निबंध भी है मुझे लग रहा है
जेम्स जॉइस का, कंफर्म नहीं है, लेकिन यूलिसिस जो है एक किसके द्वारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई, लेकिन ये यूलिसिस नहीं, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है। तो जो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है ये किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन हो जाए। अच्छा, सी ऑप्शन, बोथ चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम, दोनों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अब है क्या ये, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस के लेखक चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों हैं। इस किताब के बाद द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस आई। द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस में जो लैम्ब होते हैं वो ट्राय से अपने राज्य इथाका तक यूलिसिस के सफर की कहानी को फिर से बताते हैं और कुछ नहीं है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पार एक्सीलेंस, सबसे बेहतरीन निबंधकार किसे कहा जाता है, पार एक्सीलेंस का मतलब होता है बेहतरीन, एसेस्ट, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन निबंधकार किसको बोला जाता है, लैम्ब को बोला जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। किसको बोला जाता है दोस्त, निबंध, सबसे बेहतरीन निबंधकार चार्ल्स लैम्ब को, चार्ल्स लैम्ब सबसे बेहतरीन निबंधकार कहा जाता है। वॉकर लैम्ब को एक मॉडल निबंधकार कहते हैं, जिन्हें एक मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए। लैम्ब एक निबंधकार के तौर पर बेमिसाल हैं, उनके निबंध उनके मन, उनके जीवन और उन सभी चीजों पर गहरी अभिव्यक्ति हैं जो उन्हें एक व्यक्ति बनाती हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 41 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद चार्ल्स हॉस्पिटल, लैम्ब सॉरी क्राइस्ट हॉस्पिटल, माफ करना दोस्त, लैम्ब क्राइस्ट हॉस्पिटल से कैसे जुड़े हैं, तो ये क्राइस्ट हॉस्पिटल समझ करके ये कोई बीमारी वाला हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये इनके स्कूल का नाम था जहां इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, हियर ही वाज एजुकेटेड, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 साल की उम्र में चार्ल्स लैम्ब को क्राइस्ट हॉस्पिटल के मैसूर ब्लू कोट चैरिटी स्कूल में भेजा गया था, ठीक है, तो ये एक स्कूल का नाम है। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, तो ये क्या है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर ये क्या है, तो चार्ल्स लैम्ब का एक निबंध है, तो एन ए से बाय चार्ल्स लैम्ब, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन पर हम बात कर लेते हैं। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर चार्ल्स लैम्ब का एक निबंध है। इस निबंध में लैम्ब बाल मजदूरी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मजदूरी, सामाजिक असमानता और इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में पेशेवर व्यवहार की स्थिति जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। ये निबंध गरीब बच्चों के प्रति लैम्ब की जरूरी दया और उदारता को दिखाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है द एसेज ऑफ इलिया की पहली सीरीज किस मैगजीन में पब्लिश हुई, तो एसे ऑफ इलिया की पहली सीरीज लंदन मैगजीन में पब्लिश हुई, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, कहाँ, लंदन मैगजीन में, और इसको मैं कई बार डिटेल कर चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बेन बाज लैम्बॉन, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था, तो चार्ल्स लैम्ब का दोस्तों जन्म सबको पता है, आगे बढ़ जाए, अच्छा डेट सहित बता दो, डेट क्या थी, ये तो यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है, 10 फरवरी, ध्यान बनाए रखना, 1775। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करते हैं। क्या बोला गया है कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो है वो 10 फरवरी 1775 को इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वह एक इंग्लिश लेखक निबंधकार थे जो अपने एसेज ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, 45 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि विच सिडोनिम वाज अडॉप्टेड बाय लैम्ब इन हिज एसेज, लैम्ब ने अपने निबंधों को लिखने के लिए कौन सा नकली नाम अपनाया था, सिडोनिम अपनाया था, ठीक है, पेन नेम अपनाया था, तो इलिया, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। चार्ल्स लैम्ब ने अपने निबंधों को लिखने के लिए एक इलिया नाम जो है वो अपनाया था। इलिया नाम साउथ सी हाउस के एक इटालियन क्लर्क से लिया गया था और लैम्ब ने इसे द लंदन मैगजीन में अपने पेन नेम के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसी इलिया नाम को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 46 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो 4 ऑप्शन है, ये सभी लिखे गए लेकिन लल्ला रुख नहीं रखा गया है, तो लल्ला रुख हो जाएगा, डी ऑप्शन लल्ला रुख, बाकी सभी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा लल्ला रुख है, ये किसका, ओरेंटल रोमांस है थॉमस मोर का, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है द एसे साउथ सी हाउस हैज बीन रिटन बाय, एक ऐसे है साउथ सी हाउस, एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोला गया है
कि चार्ल्स लैम्ब हैज रिटन द एसे साउथ सी हाउस। चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज द pseudonym इलिया फॉर द एसे ऑन द साउथ सी हाउस वेयर ही हैड वर्कड, ठीक है, डिकेड्स अर्लियर। चार्ल्स लैम्ब ने साउथ सी हाउस निबंध लिखा। चार्ल्स लैम्ब ने पहली बार साउथ सी हाउस पर एक निबंध के लिए एलिया नाम इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने दशकों पहले काम किया था। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है चार्ल हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के लिए जेंटल हार्टेड चार्ल्स उपनाम का इस्तेमाल किसने किया? तो ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे एस टी कॉलरेज, उनके द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया था। एस टी कॉलरेज, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, देखो, एस टी कॉलरेज यूज द एपिथेट। अब तुमसे पूछा जाए कि चार्ल्स लैम्ब के लिए जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने बोला? तो एस टी कॉलेज ने बोला है, ठीक है। कौन सी पोइम में बोला है? तो ट्री बार माई प्रिजन में बोला है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा रोमांटिक नॉवेल जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया? तो रोजामंड ग्रे है, बी ऑप्शन है, ये रोमांस है, ठीक है। और अब हम जरा इसके डिटेल बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है? रोजामंड ग्रे जो है वो 1798 में लैम्ब का एक रोमांस है, जो उनके लिटरेरी कैरियर के पहले दौर में लिखा गया था। रोजामंड ग्रे एलन क्लेयर नाम के एक जवान आदमी की कहानी है, जो रोजामंड ग्रे से प्यार करता है, लेकिन उसकी अचानक मौत की वजह से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। मिस सिमस कई एलिया निबंधों में जो है एलिस यम नाम से भी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की। 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मिसेस बैटल Mrs. Battle's opinion on Best is an essay that has delighted generation of readers. We find it in Mrs. Battle की जो बिट पर राय थी, इस तरीके से बोल सकते हो, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन बिट एक ऐसा निबंध है जिसने कई पीढ़ियों के पाठकों को खुश किया। एक ऐसा निबंध है जिसने कई पीढ़ियों, आने वाली कई पीढ़ियों के जो रीडर्स थे, पाठक थे, उनको हैप्पी किया। हम इसे कहाँ पाते हैं? तो हम इसको कहाँ पाते हैं? एसेज ऑफ इलिया में, ठीक है। कौन से कलेक्शन में? एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा इसको लिखा गया है। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। मिसेस बेटल चार्ल्स लैम्ब की एलिया के निबंधों से है, एक साफ आग, एक साफ चूल्हा, खेल की शक्ति, एक बूढ़ी सारा बैटल की महसूर इच्छा थी। ये सब इसमें दिया है कुछ, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन 51 पे देख लो क्या बोला गया है कि लैम्स एसेज ऑफ इलिया वर रिटन इन, और जो एसेज ऑफ इलिया है 1820 से छपना शुरू हुआ, 1823 तक छपा। वर दी लास्ट एसेज ऑफ इलिया रिटन। तो यहाँ पे ये पूछा गया एसे ऑफ इलिया तो 23 तक छपा है, जो लास्ट एसे ऑफ इलिया है वो कब छपा था? तो 1833 में। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1833 में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, सी ऑप्शन। पहला 1823 में और इसके बाद दूसरा संग्रह इसका 33 में, 10 साल बाद। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। शेक्सपियर की कहानियों के अलावा लैम्प के बच्चों के लिए वर्क में, काम में सिर्फ ये शामिल हैं, क्या चीजें शामिल हैं? द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये जो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस है ये भी बच्चों पर आधारित, ये डी, ठीक है। अब जरा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है डी में कि शेक्सपियर की कहानियों के अलावा लैम के बच्चों के लिए काम में द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस शामिल है। यहाँ लैम ने ट्रॉय से अपने राज्य इथाका तक यूलिसिस के सफर की कहानी फिर से बताई है। यह किताब ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी बहुत पॉपुलर हुई। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखी? तो चार्ल्स और मैरी लैम दोनों ने मिलकर के लिखी, कोलाब्रेशन वर्क था, ठीक है, जिसमें टोटल कितने 20 प्लेज थे। अगला 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम को। अब जरा इसको थोड़ा सा समझ भी लो। एक निबंधकार के तौर पर लैम को जॉनर के कवि मास्टर्स जैसे मोंटेग्ने, सर थॉमस ब्राउन, स्टील, एडिसन के बीच एक जगह रखते हैं। उन्हें सही मायने में इंग्लिश निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता है। अगर इनके बीच रखते हैं तो सही मायने में चार्ल्स लैम को जो है वो इंग्लिश निबंधकारों का राजकुमार बोला जाता है। बैकन को
इंग्लिश में निबंधों का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिसिस्ट। 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल निबंध किसने लिखा? तो ये भी किसके, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, द ओल्ड वेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब क्या थे, इंग्लिश राइटर थे, एसेस थे, बेस्ट नोन फॉर एसे ऑफ इलिया, सब वही रिपीटेड है कुछ आगे। नेक्स्ट, एसे ऑफ इलिया इज, एसेज ऑफ इलिया क्या है? तो ये क्या है, ये लगभग एक आत्मकथात्मक है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हो, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला गया है, एसे ऑफ इलिया प्रैक्टिकली कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट मिलते हैं इसमें, यानी कि आत्मकथात्मक अंश, फ्रेगमेंट का मतलब होता है अंश, लगभग आत्मकथात्मक थोड़े थोड़े अंश इसमें मिलते हैं। चार्ल्स लैम्ब रोट ऑटोबायोग्राफिकल एसे, ही वाज रोमांटिक राइटर, वो एक रोमांटिक राइटर है, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अगला, ही रोट हिज एसेज इन डिसगाइज ऑफ अ क्लर्क नेम इलिया, और उन्होंने एक निकनेम यूज किया था, इलिया नाम से ही वो अपने निबंधों को लिखते थे और लंदन मैगजीन में इसको पब्लिश कराते थे। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब, इन चारों में से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया एसे कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है, गोइंग ऑन अ जर्नी, ये नहीं है, सी ऑप्शन। बाकी तीनों, पुअर रिलेशन, ठीक है, क्राइस्ट हॉस्पिटल, नाइट पियर्स, ये सभी किसके हैं, चार्ल्स लैम्ब के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 58 नंबर पे, 58 नंबर पे बोला गया है कि एसे राइटिंग अचीव्ड न्यू हाइट विद, ठीक है, यानी कि निबंध लेखन ने नई ऊंचाइयों को छुआ, किसके, चार्ल्स लैम्ब के एसे ऑफ इलिया के थ्रू। जब चार्ल्स लैम्ब ने एसे ऑफ इलिया को लिखा तो निबंध लेखन ने नई ऊंचाइयों को छुआ, तो कहाँ आ जाएगा, सी ऑप्शन पर हम लोग पहुंचेंगे। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, बोला गया है चार्ल्स लैम्ब के एसे ऑफ इलिया के साथ निबंध लेखन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब के निबंधों का एक कलेक्शन है, एसेज ऑफ कलेक्शन है, ठीक है। 59 नंबर पे देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि एंड व्हाइल आई स्टूड गेजिंग बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रो फेंटर टू माय व्यू, receding and still receding till nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance, which without speech strangely impressed upon me the effect of speech. We are, ये most important line है, we are not of Alice nor of the nor are we the children of all, we are nothing less than nothing and dreams। ये जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें थी, तो इनको जरूर ध्यान बनाए रखना, मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। और जब मैं खड़ा होकर देख रहा था, दोनों बच्चे धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल होते गए, दूर होते गए, और फिर भी दूर होते गए, जब तक आखिर में दूर दूर तक सिर्फ दो उदास चेहरे दिखाई नहीं दिए, जो बिना बोले अजीब तरह से मुझ पर बोलने का असर डाल रहे थे। हम ना तो एलिस के हैं, ना तुम्हारे हैं, और ना ही हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम सपनों से कम नहीं हैं, हम सिर्फ सपने हैं, सपनों में देखे गए बच्चे हैं, हम ड्रीम चिल्ड्रन हैं। तो ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी से ली गई हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद, ये जो इलिया शब्द है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये किससे, चार्ल्स लैम्ब से एसोसिएटेड है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, देख लेना, वही सब चीजें हैं जो हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं। 61 नंबर पे, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ही लिखा गया है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक कोलाब्रेशन वर्क था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये भाई बहनों ने मिलकर के लिखा था और 1807 में ये आया था। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि मैन इज अ गेमिंग एनिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कई बार पूछी जाती है, मैन इज अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर, दिस इज अ फेमस कोट फ्रॉम, इंसान एक जुआ खेलने वाला जानवर है, एनिमल है, उसे हमेशा किसी ना किसी चीज में बेहतर होने की कोशिश करती रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए। ये बहुत कोट है, बहुत फेमस कोट रहा है, किसका रहा है, बी ऑप्शन एसे ऑफ इलिया, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा एसे ऑफ इलिया। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वाज डेट ऑफ, चार्ल्स लैम्ब ने इलिया नाम अपनाया जो कि था, ठीक है, कहां से था इलिया? तो एन इटालियन क्लर्क था, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, ठीक है, यानी कि साउथ सी हाउस में एक इटालियन क्लर्क, उसी से इन्होंने इलिया नाम जो है वो ले लिया था।
ठीक है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत साथियों।